वेलकम टू कॉर लॉ क्लासेस। तो हम जुरिसडिक्शन का देख रहे थे। तो हर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। तो जुरिसडिक्शन डिसाइड की जाती है पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल देख रहे थे हम। और इसके अलावा कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है सेक्शन 9 में कि वो हर केस को ट्राई कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे ट्राई कर सकती है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉर लॉ क्लासेस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेयर लैंग्वेज देखते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कि मींस कोर्ट हर एक सिविल सूट को ट्राई कर सकती है अनलेस कि उनको बार ना किया गया हो। द कोर्ट शेल लिखा है मींस कोर्ट की ये पावर है कि वो किसी भी सिविल सूट को ट्राई कर सकती है। हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो सिविल नेचर का तो वैसे ही स्कोप बड़ा वाइड है। सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सिर्फ उन केसेस को नहीं करेगी, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है। किसने बार की है? लॉ ने बार की है, स्टैट्यूट ने बार की है कि आप ऐसे मामलों को नहीं सुन सकते सीपीसी। ठीक है, चुप बैठे रहो, उन मामलों को नहीं सुनना। अदरवाइज कोर्ट ने क्या करना है, हर एक मामले में कॉग्निजेंस लेना ही लेना है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सूट्स इन विच राइट टू प्रॉपर्टी का मामला है, राइट टू ऑफिस का मामला है। ठीक है, ये क्या है? ये सिविल नेचर का मामला है। ठीक है, तो सिविल नेचर का गैमेट हमने देखा है कि ऑलरेडी बड़ा वाइड है कि जो चीज सिविल केस में नहीं कवर हो रही वो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कवर करवा लेते हैं सिविल नेचर में लेके आके, कि इसका नेचर तो सिविल है ना। तो सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। जो रिलीजियस क्वेश्चन होते हैं ना सेरेमनी के रिलेटेड, ये सिविल नेचर के नहीं माने जाते। ठीक है, तो इनको सीपीसी ने ट्राई नहीं करना। लेकिन अगर ये मान लो जुड़ जाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली आके हमारे इंडिविजुअल राइट से, फिर क्या वो बन जाते हैं सिविल नेचर के। ठीक है, जैसे मान लो रिलीजियस क्वेश्चन होता है राइट टू वर्शिप। ठीक है, तो ये है तो रिलीजियस राइट है, लेकिन अगर आपको कोई रोक रहा है, ठीक है, वर्शिप करने से, तो इससे आपका क्या हो रहा है? प्राइवेट राइट वायलेट हो रहा है। तो अब ये ना चाहते हुए भी सिविल नेचर का बन गया। मींस चाहे वो रिलीजियस ही है, लेकिन अगर 1% भी शेडो आ जाती है ना सिविल नेचर की, तो वो फिर सिविल नेचर उसको कवर कर देने वाला है। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल। यहाँ पे हम जो ऑफिस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो राइट टू एन ऑफिस, राइट टू प्रॉपर्टी भी चलो सिविल नेचर का है, राइट टू ऑफिस जो बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं जहाँ पे फीस अटैच्ड है या जहाँ पे फीस नहीं भी अटैच। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि ऑफिस हमने उसको ही मानना है जहाँ पे फीस दी जाती है। जैसे मान लो पुजारी को दी जाती है, ठीक है, कि मंथली इनकम मिलती है। जैसे गुरुद्वाराज में जो ग्रंथी होते हैं उनको मंथली इनकम मिलती है, वहां पे फीस अटैच्ड है। ठीक है, वो भी ऑफिस है। और भी क्या है जहाँ पे फीस अटैच नहीं भी है। ठीक है, जैसे मान लो चढ़ावा चढ़ता है, ठीक है, हम देखते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, इनको क्या जो भगत होते हैं इनके, वो सारे क्या करते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं। जैसे ग्रेचुटी की एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अपनी मर्जी से वॉलंटरी आते हैं। तो अब ये जो सारी चीजें जा रही हैं, जिस खजाने में जा रही हैं, वो भी क्या है? वो ऑफिस ही है। ठीक है, जहाँ पे फीस अटैच है वो भी, जहाँ पे फीस नहीं भी अटैच वो भी पार्ट क्या है? ऑफिस की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। और तो सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोर्ट क्या करेगी? सिविल केस को ट्राई करेगी अनलेस क्या एक्सप्रेसली वो या इम्प्लाइडली बार नहीं किया गया उसको, कि कोर्ट ने हर एक केस को सुन लेना है, लेकिन कौन से केस हो? वो सिविल नेचर के हों, सिविल केस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना किया हो। सिर्फ तभी कोर्ट क्या करेगी? सुन लेगी। मींस एक तो पावर भी दे दी, दूसरी तरफ ले भी ली कि आप सारे सुन सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन देके उस बेचारे को रिस्ट्रेन भी कर दिया कि इन केसेस में आप नहीं सुन सकते हो। ठीक है, तो सिविल इन नेचर के सूट हमने देखा, इसका वैसे ही ऑलरेडी बड़ा वाइड कंसेप्ट आ जाता है। सिविल नेचर के सूट वो जहाँ पे प्राइवेट राइट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल केस हो सकता है, इंडिविजुअल वर्सेस कह सकते हैं किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट हो सकता है, इंडिविजुअल वर्सेस कोई भी लीगल पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हो सकता है, जुरिस्टिक पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, जुरिस्टिक वर्सेस जुरिस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट राइट्स वायलेट हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस पर्सन के। ठीक है, तो उन सबको हमने सिविल इन नेचर में लेके आ जाना है। तो अब आएंगे जब वो, तो उनको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखना पड़ता है कौन सा केस सिविल नेचर का है। तो देख लेते हैं कि सिविल नेचर का कैसा होना चाहिए केस, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मामला है, राइट टू वर्शिप। ठीक है, रिलीजियस मामला है, लेकिन अगर आप किसी को रिस्ट्रेन करते हो पूजा करने से, ये उसके राइट्स की वायलेशन है। तो रिलीजियस प्रोसेशन,
और शेयर इन ऑफरिंग, सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, पार्टनरशिप सूट्स होते हैं, ये सारे सिविल नेचर के हैं, ठीक है। तो सूट्स जो सिविल नेचर के नहीं है, सिविल नेचर के कौन से सूट नहीं है, जो प्योरली क्वेश्चन क्या है, कास्ट का मामला है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी डिसाइड कर लेगी, उसमें आपको सीपीसी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और कौन सा, रिलीजियस राइट्स का मामला है, प्योरली सेरेमनी का मामला है, जैसे पूजा का मेथड ये होना चाहिए, ठीक है, इस टेम्पल में ऐसे पूजा होगी, तो ये सारा कुछ उन्होंने खुद देखना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने। और पॉलिटिकल क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको नहीं टांग फंसाने की जरूरत, सीपीसी को कहा है। और डिग्निटी और ऑनर का मामला है, इसमें भी कोई सिविल सूट नहीं डाला जा सकता, सिविल सूट नहीं डाला जा सकता, ठीक है। तो बाकी तो हमें पता, हमारे पास रिट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे पास, और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सिविल सूट नहीं डाला जा सकता। और इसके अलावा और कौन कौन से, वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग, ठीक है, जहाँ पे पर्सन या फिर कह सकते हैं कि जो भगत होते हैं वो वॉलंटरीली क्या करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी टेम्पल में, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, दान देते हैं, तो उस चीज को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते कि मेरे टेम्पल में लोग चढ़ावा चढ़ाएं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के रिलेटेड सिविल सूट नहीं डाला जा सकता, ठीक है। तो और जैसे मान लो एक्सप्रेसली बार कैसे होते हैं, जैसे मान लो ट्रिब्यूनल्स बना दिए हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इनको कह दिया कि आपने ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मामला होता है ना, ये आपने खुद देखना है, तो वहां पर फिर सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, कोर्ट्स ने, हमने देख लिया ऑलरेडी कि कोर्ट्स ट्राई कर सकती है सारे सूट्स को अनलेस वो बार्ड नहीं है। तो ये वही जो एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई है बाय अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसने और फर्दर वाइडन कर दिया हमारे सेक्शन 9 का स्कोप, जिसने क्या कहा है कि ऑफिस का ये ऑफेंस लिखा गया, ऑफिस की डेफिनेशन में कौन आते हैं, जहाँ पे फीस अटैच्ड है वो भी, जहाँ पे फीस अटैच्ड नहीं भी है, नॉट अटैच्ड फीस, ठीक है, वो भी क्या है, वो ऑफिस की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे मामलों को सिविल नेचर में हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेसली बार्स देख लेते हैं, एक्सप्रेसली बार्स वही जहाँ पे हमें लेजिस्लेचर ने कहा है, स्टैट्यूट बना दिया गया है कोई इटसेल्फ, ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेस के लिए आप नहीं हो, ऐसे केसेस के लिए स्पेशल लॉ है ऑलरेडी, तो वहां पे आपने फिर उनको ट्राई नहीं करना, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सूट को आप नहीं ट्राई कर सकते, सिविल लॉ। Power of legislation should be implemented in such a manner that there is no breach of provision of a constitution, तो legislature law बना सकती है, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया है कि Supreme Court in this case mentioned that civil courts have primary jurisdiction on all civil matters unless it is expressly or impliedly barred, तो Supreme Court ने clearly कह दिया है कि वैसे प्राइमरी जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की है, वो हर एक केस को ट्राई कर सकता है, यस वेलकम कर सकता है कि आओ आओ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, अनलेस कि उनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना किया हो। एक्सप्रेसली बार कैसे किया जाता है, लॉ बना के, लेजिस्लेचर ने कोई स्टैट्यूट बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया है, एक्सप्रेसली लिख के बता दिया है कि सीपीसी तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो जैसे मान लो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया है, एनजीटी एस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ पे उसने क्या कह दिया है, उसने कह दिया जो भी इन्वायरमेंट मैटर्स होंगे ये एनजीटी देखने वाली है, इसमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को बेचारे को अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, एनजीटी के लिए एनजीटी है, ठीक है, इन्वायरमेंट मैटर्स को देखने के लिए, ठीक है। तो इम्प्लाइडली बार जो एक्सप्रेसली नहीं है, ठीक है, मींस जो इम्प्लाई किए जाते हैं, जो खुद सोचे जाते हैं कि यस इनको ये वाले केसेस हम सिविल नेचर में नहीं लेके आ सकते, इनको नहीं हम ट्राई कर सकते, ठीक है, तो ये कोर्ट को खुद देखना पड़ता है, ठीक है, प्लेंट पढ़ के, फाइल पढ़ के कि इस मैटर को मैं ट्राई करूं या ना करूं, ठीक है। तो ऐसा मैटर जो मान लो पब्लिक पॉलिसी का है, ठीक है, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे मान लो किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड करके उसके पैसे हड़प चुका है, तो अब ये कह रहा है, दोनों दोनों का काम ही ये है मान लो फ्रॉड करना लोगों के साथ, तो इन्होंने फ्रॉड के जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 50-50 होना चाहिए था, लेकिन 50-50 नहीं, ये ज्यादा लेके चला गया, भी 60% लेके चला गया, तो अब ये सिविल सूट नहीं डाल सकता इसके अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है केस, ऐसे केसेस की कोई एंट्री नहीं है सिविल लॉ में, ठीक है, जिनको आप ट्राई कर ही नहीं सकते। performance needs to be enforced in a specific manner, then the performance cannot be executed in any other manner, ठीक है। या फिर क्या कहा जा सकता है, ठीक है, कि एक्सप्रेसली तो चलो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली कोई चीज ऐसी कर दी कि
सिविल लॉ को ऑलरेडी बता दिया उन्होंने, सीपीसी को ऑलरेडी बता दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अब जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर आया है तो वो ये तो नहीं है सिविल सूट डाल देगा कि मेरा राइट वायलेट हुआ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट डाल देगा वो, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, इनडायरेक्टली ये कहा है कि अब सिविल लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है सूट डालने की, मेरा ऑर्डर ही फाइनल है, ठीक है। तो पर्सन जाएगा नहीं। हम सीआरपीसी में भी देखते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास प्रिवेंटिव पावर्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मान लो कोई रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, उनके लिए अलग पावर्स होती हैं, तो उनके हर एक डिसीजन के लिए आप सिविल सूट नहीं डाल सकते हो। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ है, जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी से किसी को रिमूव करना है, किसी एमएलए को, एमपी को, तो उसके लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोविजन बताता है, उसमें फिर सिविल सूट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स डायरेक्टली नहीं सिविल लॉ सीपीसी में लिखा या सिविल लॉ को कहा, कोर्ट को कहा कि आप ये वाले केसेस तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। इनडायरेक्टली कि ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में जैसे भी, ठीक है, तो फिर आपने वो ट्राई नहीं करना। एग्जाम्पल ले सकते हो, ए एंड बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मगलिंग, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, इसको तो अब आप एनफोर्स करवा ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, ठीक है। तो Hasham Abbas versus Uman Abbas, judgment was pronounced being expressly and impliedly barred to try the case. The Supreme Court held that decision was null and void. तो कहते कहाते भी कि आप ये ट्राई नहीं कर सकते हो कोर्ट को डिसीजन, कहा हुआ एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली ये बार है, अगर फिर भी कर दिया जाता है तो ऐसे डिसीजन को क्या माना जाता है, नल एंड वॉइड माना जाता है, ठीक है। तो और कौन कौन सी चीजें, अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विदाउट हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन वुड बी नल एंड वॉइड, ठीक है। तो अब मान लो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, तो इट मीन्स उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं तो उस डिक्री को नल एंड वॉइड माना जाता है, ठीक है। तो हमेशा प्रिजम्पशन कौन सी लेके चली जाती है कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे हमने देखा ना शेल लिखा हुआ है, तो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि कोर्ट के पास प्रिजम्पशन लेके कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, ये सारे सिविल मामलों को सुन सकती है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होता है जो कहता है कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर वो कहता है कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है, उस पर्सन पे है जो ये चैलेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो डिफेंडेंट चैलेंज कर रहा है कि ये तो बनती नहीं कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, मान लो सेक्शन 9 के बेसिस पे कर रहा है या फिर पेक्यूनरी सेक्शन 6 के बेसिस पे कर रहा है, किसी और चीज के बेसिस पे भी कर रहा है, देन उस पर्सन के ऊपर है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द क्लेम मेड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट एंड नॉट बाय द रिटन स्टेटमेंट। तो ज्यूरिसडिक्शन उस बेसिस पे डिपेंड है कि प्लेंट में जो लिखा है, ठीक है, प्लेंट में जो पेक्यूनरी लिखी है वैल्यू, जो सब्जेक्ट मैटर दिया है, उसके बेसिस पे डिसाइड करनी होती है कोर्ट ने, ठीक है। तो इसके अलावा पार्टीज खुद नहीं डिसाइड कर सकती कि हम इस कोर्ट में नहीं जाएंगी, इस कोर्ट में ही जाएंगी, ठीक है। किसी कोर्ट की आप ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकते हो, पावर कम नहीं कर सकते हो अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि हमने इस कोर्ट में जाना ही नहीं है, इवन दो उसकी टेरिटरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। और ये केस है सेक्शन 9 के लिए, दुल्लाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहाँ पे क्या कहा गया है, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है, सही नेम लिया ना मैंने, सही नेम लिया तो जहाँ पे क्या कहा गया है कि सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है अनलेस और एक्सप्रेसली बार्ड, लेकिन अगर मान लो इटसेल्फ एक्सप्रेसली पावर दी गई है किसी ट्रिब्यूनल को, देन सिविल सूट नहीं डाला जा सकता। एक्सप्रेसली पावर हमने देखा एनजीटी को दी गई है एनवायरमेंट मैटर्स देखने के लिए, पोल्यूशन का देखने के लिए, उसके लिए आपने सिविल सूट नहीं डालना है, ठीक है। तो there is an express bar of jurisdiction of court and examination of bar of jurisdiction scheme of a particular act to find a sufficient remedy, but this is not crucial for maintaining civil court jurisdiction. तो इनको सिविल कोर्ट नहीं देखेगा। तो सिविल कोर्ट ने सिर्फ तभी आना है अगर ट्रिब्यूनल अपना अच्छे से काम नहीं कर रही, अदरवाइज इन्होंने नहीं आना होता। अदरवाइज हमारे पास और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, ठीक है, तो वहां पे जाया जा सकता है, लेकिन सिविल सूट में नहीं जाया जा सकता, ठीक है। तो सेम केस में भी यही चीज बताई गई है कि सिविल सेक्शन 9 में क्या चीज बताई गई है, एक तो कि कोर्ट ट्राई कर सकती है, शेल लिख दिया, कोर्ट को पावर भी दे दी, प्लस उससे क्या कर लिया, पावर्स रिस्ट्रेन भी कर दी उसकी, ठीक है। कैसे कर दी, वहां पे लिख दिया अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, ठीक है। तो इट मीन्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पावर भी दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ऐसे है, पावर ले भी रहा है, ठीक है, आपको रोक भी रहा है, आपको बार किया गया तो आप नहीं ट्राई कर सकते, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो, वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। तो शेल जब से आ गया है तो जिंदगी आसान हो गई है, किसकी आसान हो गई है, सिविल कोर्ट की आसान हो गई है कि वो सारे केसेस ले सकती है, ठीक है, उनको एनफोर्स करवा सकती है, देख सकती है, अनलेस वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं,
अदरवाइज एब्सोल्यूट बार नहीं है ज्यूरिसडिक्शन पे। एब्सोल्यूट बार कैसे नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सिविल कोर्ट अब आ ही नहीं सकती, इस मामले में घुस ही नहीं सकती, ठीक है। जहां पे जरूरत है यहाँ पे कहा गया है कि उस चीज में जा भी सकती है सिविल कोर्ट, ठीक है। जरूरत कहाँ पे है, ठीक है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली आपने बार कर दिया, लेकिन अगर मान लो जिस अथॉरिटी को आपने पावर दी है, ठीक है, वो अपनी पावर को एक्सीड कर रही है, आर्बिट्रेरली यूज कर रही है, नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो कर रही, जैसे मान लो ट्रिब्यूनल नहीं फॉलो कर रहा, देन तो फिर आना पड़ेगा। पर्सन का प्राइवेट राइट वायलेट हो रहा है, देन तो वो सिविल नेचर का बन गया। तो उन केसेस में फिर सिविल कोर्ट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, फिर आप सिविल सूट लेके जा सकते हो, ठीक है, कि वो इटसेल्फ सही काम नहीं कर रही, एविडेंसेस नहीं कंसीडर कर रही, ठीक है। ट्रिब्यूनल ने मीन सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, हमारा सीधी सी बात है नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया, ठीक है। सबका लाडला नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हो रहा, तो फिर सिविल कोर्ट आएगी ही अपनी नाक लेके, ओके। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास्क एंड कंपनी में भी यही चीज कही गई है कि अगर मान लो स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल अपना काम नहीं कर पा रही जैसे उसे करना चाहिए था, ठीक है, जो भी उसका प्रोसीजर था, जुडिशियल प्रोसीजर था, वो फॉलो नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे फिर सिविल कोर्ट की पावर को आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट बार नहीं है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे, ठीक है। तो राधा किशन वर्सेस लुधियाना म्यूनिसिपैलिटी केस में भी सेम चीज कही गई है कि इवन इन सच केसेस द सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट कंप्लीटली आउटस्टेड, कंप्लीटली उसको बाहर नहीं किया गया सिविल कोर्ट को। सूट इन अ सिविल कोर्ट विल ऑलवेज लाई टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट इवन इफ इट्स ऑर्डर इज एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, इवन उसको बाहर भी किया गया था, ठीक है। इफ द सेट ट्रिब्यूनल अब्यूजेस इट्स पावर, अपनी पावर का वो अब्यूज कर रही है, ठीक है, मींस उससे ज्यादा बढ़ के कोई अपनी लिमिट से ज्यादा कोई काम कर रही है, वैसा कोई डिसीजन दे रही है जो उसको कहा भी नहीं गया, और डज नॉट एक्ट अंडर द एक्ट बट इन वायलेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस, जैसे मान लो किसी को ज्यादा पनिशमेंट दे रही है, ठीक है, उतनी उसको कहा भी नहीं है, तो यहाँ पे प्राइवेट राइट वायलेट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर ना चाहते हुए भी उसको कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा पर्सन को, ठीक है। तो एक्सप्रेसली बार में हम और देख सकते हैं, चलो वो तो हमने देख लिया बाय स्टैच्यूट, ठीक है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ने कोई बना दिए एक्ट बना दिए, स्पेशल एक्ट बना दिए, या फिर ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर दिए हैं, ठीक है, बाय ऑर्डर कुछ भी। और इसके अलावा सीपीसी में इटसेल्फ बताया गया है, जहां जहां पे एक्सप्रेसली बार है कि ऐसे केसेस पे सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। एक्सप्रेसली बार जहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं करती, वो कौन कौन से हैं, ये वो वाले हैं जहाँ पे मान लो अगर ऑलरेडी हमारे पास स्पेशल या लोकल लॉ है, ठीक है, तो इट मीन्स उनकी स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, तो वहां पे आपको फिर सिविल लॉ सीपीसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्पेशल और लोकल लॉ में इटसेल्फ अपना प्रोसीजर बताया गया है। तो अगर मान लो कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाती है ना इन फ्यूचर स्पेशल वर्सेस सीपीसी में, तो हमेशा और हमेशा हमारा सीपीसी सॉरी स्पेशल जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। सीपीसी प्रिवेल नहीं करेगा, स्पेशल लॉ प्रिवेल करने वाला है, स्पेशल या लोकल लॉ प्रिवेल करने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा सीपीसी किसी भी मान लो लैंड होल्डर की, लैंड लॉर्ड की कोई रिकवरी ऑफ रेंट, एग्रीकल्चरल लैंड की, इससे रिलेटेड कोई मामला है, इसकी पावर को कोई भी लिमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सीपीसी अपनी खामखा नाक नहीं बीच में घुसाती, ठीक है। अगर उनका जो भी पर्टिकुलर स्पेशल या बाय लोकल लॉ जो भी पावर दी गई है वो एज इट इज वैसी रहती है। सेविंग्स में बस यही कहा गया है कि सीपीसी आपको सेव कर रहा है, स्पेशल और लोकल लॉ आपको कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला वो, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं करने वाला, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड का मैटर है जो भी है, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, कुछ भी ये किसी की पावर को कम नहीं कर रहा। तो अगर मान लो स्पेशल और लोकल लॉ में नहीं कोई प्रोसीजर दिया गया, देन आप सिविल लॉ फॉलो कर सकते हो, सिविल लॉ कह रही हूँ, सीपीसी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अदरवाइज इन्होंने अपना ही घोड़े भगाने होते हैं, ठीक है, अपना ही फॉलो करना होता है जो भी रूल फॉलो करना दिया हुआ है लॉ में। तो और जो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं वहां पे भी सीपीसी अप्लाई नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि सीपीसी का हमें पता है प्रोसीजर बड़ा अलग होता है, समनिंग होती है, ठीक है, कितना लॉन्ग, ठीक है, डिले हो जाता है, एग्जामिनेशन होता है, पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है, हर एक जो भी ड्यू प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पास करके फिर एक प्रॉपर सिविल ट्रायल चलाया जाता है। तो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, इनको अलग रखा गया है, ठीक है, सिविल मामले से, इनके लिए अपना मामला होता है, ये अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, ठीक है। कोई भी लोकल लॉ, ठीक है, लोकल लॉ मींस हर एक स्टेट या फिर हर एक कोई अपना स्टेट लेजिस्लेचर कोई इनेक्ट करके ना अपना स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, अब मेरे एरिया में ये वाला लॉ फिट बैठता है तो उस हिसाब से कोई भी लोकल लॉ बना सकते हैं अपने रेवेन्यू के रिलेटेड,
ठीक है। तो स्टेट का जो भी लॉ बना होगा उस अकॉर्डिंग चला जा सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं बना फिर तो सीपीसी ही अप्लाई करना है, अगर बना हुआ है तो फिर वो उसको ही फॉलो करेगा। तो इसके अलावा मान लो उन्होंने अप्लाई भी करना है कोई सीपीसी का पार्ट, तो वो बाय पासिंग नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं करना तो तब भी वो क्या कह सकते हैं कि इस हमारे पास अपना लोकल लॉ है, हम नहीं सीपीसी आपको फॉलो करने वाले। ओके। लेकिन यहाँ पे भी है, अगर मान लो रेवेन्यू मैटर्स में, जैसे रेवेन्यू कोड में कोई फ्रॉड के रिलेटेड फ्रॉड अगर हो जाता है तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम कह सकते हैं हमें सीपीसी में फिर आना पड़ता है, ठीक है। जैसे फ्रॉड हो जाता है रेवेन्यू कोर्ट में, पार्टी गलत एविडेंसेस दे देती है, तो वहां पे फिर सीपीसी आ जाता है, क्योंकि पर्सनल राइट आ जाते हैं ना, वो अटैच हो जाते हैं, वो वायलेट हो रहे हैं। तो सेक्शन 7 बताता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के बारे में, ये एस्टेब्लिश किए गए हैं बाय दिस एक्ट 1887, ठीक है। ये अंग्रेजों के टाइम के हैं। तो तब छोटे छोटे जैसे कह देते हैं हम एरियाज होते थे, तो उनके लिए अलग उन्होंने बनाई हुई थी कोर्ट्स, कि जहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो होगा छोटे मोटे मामलों के लिए, ठीक है, फॉर स्मॉल मैटर्स, ये कह सकते हैं हम, फॉर स्मॉल मैटर्स, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल कोर्ट्स बनाई गई थी, ये अपना प्रोसीजर फॉलो करती हैं। तो इन पे भी क्या है, इन पे भी सीपीसी अप्लाई नहीं करता। तो सूट एक्सेप्टेड फ्रॉम द, यहाँ पे स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच कोर्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए ये अपना देखते हैं। बस थोड़ा बहुत पार्ट होता है जो इन्होंने अप्लाई करना होता है तो वो कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करना इन्होंने, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स भी सेम ही बात करता है, ठीक है। ये भी एस्टेब्लिश किया था अंग्रेज भाई साहब ने एक्ट 1882 के साथ। इसमें भी हमारी प्रेसिडेंसीज होती थी, हमें पता है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, है ना, फेवरेट। तो ये होती थी, ठीक है, प्रेसिडेंसीज। तो इनके लिए इन्होंने अलग कोर्ट्स बनाए थे। तो ये भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट है, छोटे मोटे मामलों के लिए। यहाँ पे भी सीपीसी का बड़ा छोटा पार्ट अप्लाई करता है, ठीक है। एक्सप्रेसली जो लिख दिया कि आप ट्राई कर सकते हो उसको ट्राई कर लेंगे, जिसको लिखा है कि नहीं ट्राई कर सकते उसको ये ट्राई नहीं करने वाले, ठीक है। तो इनका भी सेम काम ही है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी सेक्शन 9 की, ठीक है। हम सारे सूट्स को ट्राई कर सकते हैं, बस अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। एक्सप्रेसली भी हमने देख लिए कौन से बार हो सकते हैं, इम्प्लाइडली बार भी हम देख लिए हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं वो बार हैं, ठीक है, उनको ट्राई नहीं कर सकते हम। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी क्लास को, मेरी यूट्यूब चैनल को, ठीक है, ताकि आपको और वीडियोज आती रहें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।